मैं यह मानता हूँ कि हम लोग अभी भी परतंत्र हैं और वही एजेंडा लेके चल रहे हैं जो कि विदेश में निर्धारित होता है। धन्यवाद डॉक्टर साहब। मैं कुछ अर्थव्यवस्था पे ही बात करना चाहूंगा। डॉक्टर साहब अक्षय कपूर जी को लूंगा, लेकिन उससे पहले कुछ मैं डाटा दिखा देना चाहता हूं ताकि जनता का आंख खुल जाए कि असल में डाटा क्या कह रहा है। और मैंने अमरदीप को भेजा है जो ट्वीट है, उसके नीचे का एक एक दिखाइए। आप देखिए अर्थव्यवस्था की क्या स्थिति है एक एक, और जो छपा हुआ डाटा वो बता रहा हूं। 15 महीने में क्रूड 31% सस्ता, सारी तेल कंपनियां 31,000 करोड़ के मुनाफे में हैं, फिर भी हम 100 रुपए लीटर से ऊपर पेट्रोल खरीद रहे हैं। ये पैसा किनको फायदा पहुंचाया जा रहा है आप समझ सकते हैं। और इस समय वर्तमान में रूस से तेल खरीदने का जो दर है वो कम हुआ है अमेरिका के दबाव में, और अरब से बढ़ गया है, अरब से बढ़ गया है। अभी आप देखेंगे एक नई कंपनी का पेट्रोल पंप आपको दिखेगा, गुजरात के बिजनेसमैन का है। रिफाइनरी कंपनियां किसको पैसा दिया जा रहा है कि जनता 100 रुपए प्रति लीटर पेट्रोल खरीदने को विवश है और कंपनियां 31,000 करोड़ के मुनाफे में है। अब दूसरा मैं आपको दिखा रहा हूं, जो छपा वो दिखा रहा हूं आपको। दूसरा है कि हमारे और आपसे टैक्स लूटा जा रहा है, और ये संसद के अंदर का बयान है। अमीरों के करीब 15 लाख करोड़ का कर्ज माफ किया गया है, 15 लाख करोड़। मनमोहन सिंह के 1,76,000 करोड़ के घोटाले पे जनता ने सड़क पे उनको दौड़ा दिया था। ये 15 लाख करोड़ का कर्ज माफ घोटाला ही है। 5,000 करोड़ का अहमद पटेल का था, 12-13 हजार करोड़ का नीरव मोदी माल्या इन सब का था। वो इतना उछला, लेकिन ये 15 लाख करोड़ का डाटा संसद के अंदर का है पर जनता से छुपा लिया गया, इस पर टीवी डिबेट नहीं हुआ। और ये जो कर्ज माफ हुए हैं, बैंकों ने कैसे पैसे हमसे वसूले हैं वो आपको दिखाते हैं हम आगे। और आगे एक और बिजनेसमैन है सुभाष चंद्रा, जो जी टीवी जो आपको दिखता होगा कि कैसे चैनल और सरकार मिलकर काम कर रही है, कैसे ये पीछे रहते हैं सरकार के कदमों में और गलत सलत न्यूज चलाते हैं। इनको आप 6.5 करोड़ रुपए, 6,500 करोड़, आप ये समझिए कि इनको 6,500 करोड़, 7,000 करोड़ में से सिर्फ 1,500 करोड़ रुपए इनको चुकाने हैं। बाकी यस बैंक जो है सुभाष चंद्रा के 75% जो है ड्यूज को माफ कर चुका है। ये स्थिति है, इसीलिए मीडिया आज ये आपको एक तरफा रंग में रंगी हुई जो दिख रही है, उसका कारण ये है कि इनके ड्यूज माफ हो रहे हैं। 6-6 हजार, हमको 6 लाख रुपए देने में बैंक की नानी मर जाती है, यहाँ 6-6 हजार करोड़ रुपए गायब हो रहे हैं। आगे देखिए, आपको आगे का आंकड़ा, पैसा कहां बढ़ रहा है। एक साल में बीजेपी की संपत्ति 1,056 करोड़ रुपए बढ़ी। पैसा कहां बढ़ रहा है, जनता के जेब में कैसे सेंध लगाया जा रहा है और पैसा किनको बढ़ रहा है, ये आप इस आंकड़े को देखिए। आगे आइए, महंगाई पर काबू पाने के लिए रूस से गेहूं खरीदने की तैयारी में। हमारा गेहूं अफगानिस्तान को और तुर्की के लिए आंसू बहा रहे थे, भूकंप आ गया मेरे तुर्की में, और हमारे लिए गेहूं खरीद के लाया जा रहा है और हमारा गेहूं पासमानदाकरण में, वैश्विक इस्लामिक नेता बनने में लगाया जा रहा है, खर्च किया जा रहा है। आगे आइए, ये डाटा सबसे ज्यादा चौंकाएगा जो आप सबकी जेब पे, और बैंक जो लूटे जा रहे हैं, तो बैंक पैसा कहां से कमा रहा है। तो आपको आश्चर्य होगा कि सिर्फ फाइन और चार्ज लगा के 35,000 करोड़ रुपए भारतीयों के जेब से सरकार ने निकाले हैं। कैसे? मिनिमम बैलेंस चार्ज, अगर आपका बैंक में बैलेंस मिनिमम है, उससे सरकार ने 21,000 करोड़ रुपए उगाए हैं। एटीएम चार्ज, एटीएम से जब आप पैसे निकालते हैं, उससे 8,000 करोड़ रुपए सरकार ने उगाए हैं। एसएमएस अलर्ट चार्ज, मेरे बैंक से तो एसएमएस मतलब जबरदस्ती पैसे कट रहे हैं, एसएमएस अलर्ट चार्ज 6,000 करोड़ रुपए एसएमएस अलर्ट चार्ज के सरकार ने निकाले हैं। यानी बैंक का जो बड़े बड़े लोगों के कर्ज 15 लाख करोड़ माफ हुए हैं, ऐसे आपकी जेब से निकाल के जो है पैसे निकाला जा रहा है। एसएमएस अलर्ट तक के पैसे आपसे लिए जा रहे हैं। ये है शॉकिंग डाटा, 35,000 करोड़ आप पर पेनल्टी से वसूला गया है। आगे डाटा देखिए आप, आगे
जहां कहां कहां जीएसटी लगाया जा रहा है, जिस जीएसटी का गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में ये विरोध करते रहे, मनमोहन सरकार को नहीं लाने दिया, उसमें हॉस्टल में रहने वाले छात्रों को देना होगा 12% जीएसटी। कहां कहां से पैसे निकाल रहे हैं आपकी जेब से, आपके बच्चों को मारकर, आपको मारकर, वो सब, और सब छपा हुआ डाटा मैं दे रहा हूं, अपने मन से नहीं दे रहा आपको। 12% जीएसटी हॉस्टल में रहने पे लग रहा है। आगे देखिए, ये भयंकर है, यहाँ पे पैदल चलने पर भी टैक्स लगा दिया गया है। औरंगजेब और अकबर फेल हैं, पैदल चलने पर भी टैक्स लगा दिया गया है। तो आपके ये एक जगह हुआ है अभी, न भारत की खबर है ये, और ये सड़क पर रोड टैक्स लगाने का निर्णय, और टैक्स के जरिए जो अभी सीएजी की रिपोर्ट आई है उसमें आपको टोल टैक्स में घोटाला करीब 55-56 करोड़ का है, 57 करोड़ का टोल टैक्स में घोटाला पहली बार सामने आया है। भारतमाला प्रोजेक्ट का घोटाला आपने देखा होगा कि भारतमाला प्रोजेक्ट में 15 करोड़ प्रति किलोमीटर की सड़क बननी थी, 75,000 किलोमीटर सड़क बननी है, उसका दाम बढ़ा दिया गया 25 करोड़ प्रति किलोमीटर, पर किलोमीटर 10 करोड़ बढ़ाए गए। 75,000 किलोमीटर गुना 10 करोड़ बराबर 7.5 लाख करोड़। कांग्रेस के पूरे राज्य में जितने बड़े घोटाले नहीं हुए, उस जोड़ के भी घोटाले नहीं हुए, उतना बड़ा घोटाला। उसके बाद द्वारका एक्सप्रेस वे घोटाला, 18 करोड़ प्रति किलोमीटर की सड़क को 14 गुना बढ़ाकर 250 करोड़ प्रति किलोमीटर किया गया। ये इतना बड़ा घोटाला सीएजी ने दर्शाया है, आम जनता ने नहीं, और मीडिया तो कह नहीं सकती, मीडिया के पैसे माफ होते हैं। तो पहले गैस के बारे में बात करूंगा, उसके बाद मैं पेट्रोल के बारे में बात करूंगा, मैं दोनों के बारे में बात करूंगा, पहला गैस दूसरा पेट्रोल। अच्छा साहब, जो भारत में गैस बनती है, आप एलपीजी ले लीजिए, एलएनजी ले लीजिए, दोनों क्योंकि एलपीजी आती है जब आप पेट्रोल निकालते हैं, जब आप ऑयल निकालते हैं, वो कॉल्ड लिक्विड पेट्रोलियम गैस। अच्छा, इंटरेस्टिंग चीज ये है कि लोगों को क्या ये पता है, लोग समझते हैं कि भारत में हमारे पास बिल्कुल तेल और गैस नहीं है। गलत। हमारे पास एक्चुअली नेचुरल गैस और ऑयल के काफी सिग्निफिकेंट रिजर्व्स हैं। अगर आप ओएनजीसी भारत की सबसे बड़ी ऑयल एक्सप्लोरेशन कंपनी है, पब्लिक सेक्टर में है, और उसकी जो नंबर 2 कंपनी है उसका नाम है ऑयल इंडिया। ऑयल इंडिया ओएनजीसी से बहुत छोटी है, पर भारत की सबसे पुरानी कंपनी है जो नेचुरल गैस एक्सप्लोरेशन में। और ऑयल इंडिया का जो मेन बेसन है वो है असम, ठीक है, उस एरिया में है, और बहुत पुराना है, ये ब्रिटिश बर्मा शेल के टाइम से। तो मैं लोगों को ये बताना चाहता हूं कि भारत के अंदर ऑनशोर और ऑफशोर, ऑफशोर मतलब जैसे बॉम्बे हाई हो गया एंड ऑल दैट, नेचुरल गैस और ऑयल के बहुत ही सिग्निफिकेंट रिजर्व्स हैं। अगर वो पूरे के पूरे रिजर्व्स हम ठीक से टैप करें तो भारत की जो पूरी की पूरी जो एनर्जी रिक्वायरमेंट है, जो ऑयल और नेचुरल गैस की एनर्जी रिक्वायरमेंट है, उसका करीबन 40% हम भारत में ही पूरा कर सकते हैं। 40%, 50 भी हो सकता है शायद, ठीक है, इतने ज्यादा रिजर्व्स हैं भारत में। इसमें तो कुछ प्रूवन है, कुछ प्रोबेबल है, जिनको हम P1 रिजर्व्स कहते हैं, P1 रिजर्व जो प्रूवन होते हैं, और P2 रिजर्व जो वो होते हैं वो प्रूवन प्लस प्रोबेबल। मैं इसमें टेक्निकलिटीज में नहीं जाऊंगा, ये सब छोड़िए। पर आपको पता है कि जो इंडिया की जो नेचुरल, जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग की जो कंपनीज हैं, जो गवर्नमेंट कंपनीज हैं, जो पब्लिक कंपनीज हैं, उन पे जो ऑयल निकालने के जो टैक्सेस हैं और इंपोर्ट्स के टैक्सेस नंबर 1, और प्राइवेट कंपनीज जो भारत से ऑयल निकालेंगी उस पे टैक्सेस नंबर 2, उसमें बहुत अंतर है। मैं समझाता हूं। अभी मेरे ख्याल से अप्रैल में इस साल गवर्नमेंट ने एक नेचुरल गैस एडमिनिस्ट्रेशन प्राइस मैकेनिज्म निकाला। इसमें यह डिसाइड हुआ कि जब कोई कंपनी, भारतीय कंपनी, जो भारत के अंदर जब ऑयल और नेचुरल गैस का एक्सप्लोरेशन होगा, और जब उसमें से नेचुरल गैस निकाला जाएगा, उस नेचुरल गैस का प्राइस क्या होगा? उस नेचुरल गैस का प्राइस होगा जो इंडिया की जो ऑयल क्रूड बास्केट है उसका 10%। मोटा जो भी विश्व के ऑयल प्राइसेस हैं उसका 10% होगा नेचुरल गैस प्राइसेस। और इसका कारण यह है कि नेचुरल गैस की जो बेसिस होते हैं, उसकी जो वॉल्यूम होता है वो ऑयल से बहुत अलग होता है। लोगों को इस बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है।
जो इंडिया की, जो आप सिर्फ इतना समझिए कि जो गवर्नमेंट रेगुलेशन है जो अप्रैल में आई है कि 10% जो भारत में ऑयल की प्रोडक्शन होगी वो चार्ज होगा, उसका 10%, वो ऑयल कंपनी को मिलेगी उसका 10%। इसका मतलब ये है कि अगर ऑयल, इंटरनेशनल ऑयल प्राइसेस $80 हैं, तो अगर ओएनजीसी या ऑयल इंडिया भारत से ऑयल निकालेंगे तो उनको उस ऑयल पे $8 पर जिसको कहते हैं मिलियन BTU, मिलियन ब्रिटिश थर्मल यूनिट मिलेगा। ठीक है, ये ऑयल प्राइस नेचुरल गैस प्राइसिंग में ऐसा ही होता है। और तुम्हें सबसे इंटरेस्टिंग बात बताऊं क्या है, उस ऑर्डर में ये एक लाइन है कि अगर वो कंपनी एक पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है, इस पे $6.5 का कैप है। कैसे बताता हूं मैं, भारत में रूल है कि अगर भारत के अंदर ऑयल एक्सप्लोरेशन हुआ और उससे नेचुरल गैस निकला, उस नेचुरल गैस का प्राइस होगा, क्योंकि जब नेचुरल गैस निकालते हैं फिर वो रिफाइनरी को, वो ऑयल बेचने वाली कंपनीज को जाता है, जैसे कि ऑयल इंडिया है और वो सब है। उसका जो प्राइस होगा वो होगा 10% ऑयल प्राइस का होगा वो। तो अगर ऑयल प्राइस 80 पे है तो उसका प्राइस होगा $8, अगर ऑयल प्राइस 40 पे है तो उसका प्राइस होगा $4, वो उस कंपनी को मिलेगा। पर उसमें ये रूल है कि अगर वो कंपनी PSU कंपनी होगी, और PSU सिर्फ 2 हैं, ऑयल इंडिया और ONGC, उस पे $6.5 का कैप होगा। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि अगर ONGC या ऑयल इंडिया ऑयल एक्सप्लोरेशन भारत में करें और नेचुरल गैस निकालें तो उनको मैक्सिमम $6.5 मिल सकता है। अगर रिलायंस या अदानी या कोई भी प्राइवेट सेक्टर कंपनी भारत से ऑयल निकाले और उसको जो नेचुरल गैस का प्राइसिंग है, अगर इंटरनेशनल ऑयल प्राइसेस 120 हैं तो उनको $12 भी मिल सकता है। तो हमारी जो पब्लिक सेक्टर कंपनीज हैं उस पे कैप है कि पब्लिक सेक्टर पैसा नहीं बना सकता। ये नंबर 1। ये बेसिकली आप सोचिए कि अगर आप एक बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट, एक प्राइवेट सेक्टर के इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, तो आपके पास इंडियन पब्लिक सेक्टर के ऊपर बहुत बड़ा एडवांटेज है। ये तो होगी एक बात। दूसरी बात, अगर सारे के सारे एक स्पेशल एडवांटेज दिया जा रहा है प्राइवेट सेक्टर को और ये लोगों को बताया नहीं जा रहा। अगर इस पे तो एक्चुअली एक CAG की इंक्वायरी होनी चाहिए इसमें, और जो कोल स्कैम हुआ और उसमें बहुत सिमिलैरिटीज हैं, क्योंकि मोटा आपने वही किया, आपने जो पब्लिक सेक्टर यूनिट है उसको डिसएडवांटेज कर दिया है और जो प्राइवेट सेक्टर्स हैं उनको आपने एक एडवांटेज दे दिया। ठीक है, नंबर 1। नंबर 2, अगर आप देखें जो भारत ऑयल, अभी मैं ऑयल के बारे में, अभी मैं पेट्रोल के बारे में बात कर रहा हूं, ऑयल के बारे में, क्रूड ऑयल के बारे में बात कर रहा हूं, उसको रिफाइन करके पेट्रोल बनता है। तो जब क्रूड ऑयल की जो भारत में जो प्रोडक्शन होती है उस पे 2016 में 20% टैक्स डाल दिया गया। क्या अर्थ है इसका? भारत की कोई भी कंपनी, प्राइवेट सेक्टर या पब्लिक सेक्टर, अगर यहां इसको स्क्रॉल करिए, फर्स्ट पैराग्राफ में ही है, बिल्कुल करिए, ये उसको रखिए वहां, बस यहीं रखिए। तो भारत की कोई भी कंपनी अगर भारत के रिजर्व से क्रूड ऑयल को निकालती है तो जो उसकी वैल्यू है इंटरनेशनल मार्केट में, जो क्रूड की प्राइस है, जो भी प्राइस होगा इंटरनेशनल मार्केट में, $80 हो, $90 हो, उसका 20% टैक्स, एक स्पेशल टैक्स भारत की कंपनीज पे लगेगा। और अगर कोई कंपनी कतर से इंपोर्ट करती है या यूए से इंपोर्ट करती है या रशिया से इंपोर्ट करती है, इंटरनेशनल मार्केट से इंपोर्ट करती है, उस पे जो टैक्स लगेगा वो उसका 10% से भी कम है। समझिए आप, भारत की कोई भी कंपनी, पब्लिक सेक्टर हो या प्राइवेट सेक्टर, भारत की कोई भी कंपनी, पब्लिक सेक्टर या प्राइवेट सेक्टर, अगर भारत के अंदर जो ऑयल है उसको निकालती है तो उसके टोटल वैल्यू पे, उसकी इंटरनेशनल वैल्यू पे
टोटल वैल्यू पे जो भी हो गवर्नमेंट 20% टैक्स लेती है। और भी अलग अलग टैक्सेस होते हैं, उनको नॉर्मल टू टैक्सेस, कॉर्पोरेशन टैक्स हो गया, एक्साइज ड्यूटी हो गया, वो सब लगते हैं। पर एक स्पेशल ऑयल टैक्स लगता है 20% का। 2016 में ये हुआ था। और अगर कोई कंपनी ऑयल को बाहर से इंपोर्ट करती है, उस पर ऐसा कोई टैक्स नहीं है, उस पर थोड़ी सी कस्टम्स ड्यूटी है विच इज रफली अबाउट 51 रुपीज पर मिलियन टन, कुछ ऐसी बात है। ये इसकी रीजनिंग क्या देते हैं ये? व्हाई डू दे डू? इसका कोई रीजन क्या दिया गया? इट्स वेरी सिंपल, आप समझिए, इट्स वेरी सिंपल। ये बेसिकली भारत के अंदर ऑयल एक्सप्लोरेशन और डिस्कवरी डिसइंसेंटिवाइज, वो तो ठीक है, लेकिन अपनी कंपनियों पे टैक्स का बोझ डालना, विदेशी कंपनियों को टैक्स रिबेट देना, इसका कोई तो इन्होंने कारण दिया होगा कि हम इसलिए कर रहे हैं। कुछ कारण नहीं है भैया, ये तो आप निर्मला जी बताएंगे आपको, या प्रधान जी जो क्योंकि ये तब किया जाएगा जबकि आप चाहते हैं कि देशी इंडस्ट्री बर्बाद हो, विदेश से सामान आए। यही ईस्ट इंडिया कंपनी ने किया था जब उन्होंने विदेश से जो कॉटन के फिनिश प्रोडक्ट्स होते थे वो मंगाते थे, और उसके कारण भारतीय टेक्सटाइल लूम जो जितना भी था वो सब बर्बाद हो गया था। वो उन्होंने अंग्रेजों ने स्वदेशी कपड़ा उद्योग पे इतने अधिक टैक्स लगाया, और विदेश इंग्लैंड से आने वाली जो जिन थी उन पे इतना कम कर दिया, उनको लगभग फ्री किया, कि भारतीय कपड़ा उद्योग बर्बाद हो गया। ये 2016 का हुक्म है, ये 2016 में हुआ। और इसकी जो डिटेलिंग है, ये मैंने वैसे ही इंडिपेंडेंट रिसर्च की थी, पर इसमें यहां मिल गई। ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन एक गवर्नमेंट फंडेड और क्लोज टू गवर्नमेंट थिंक टैंक है। ये बहुत क्लोज है गवर्नमेंट के, और ये मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के साथ साथ रसायना डायलॉग्स करते हैं। तो ये कोई फोर्ड फाउंडेशन नहीं है, ये ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन है, जिसके जो डायरेक्टर्स हैं वो जैसे श्री विक्रम सूद हैं, जो रॉ के RNAW के चीफ थे और जो गवर्नमेंट के करीबी हैं, वाजपेयी जी के करीबी थे। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं, और इसको एक्चुअली अंबानी जी ने शुरू किया था। तो बहुत ही अच्छी ऑर्गेनाइजेशन है, बहुत अच्छा रिसर्च करती है, दिल्ली में ही है, और मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के साथ रसायना डायलॉग्स करते हैं, जो कि जियोपॉलिटिक्स पे होता है। तो ये एक गवर्नमेंट करीबी थिंक टैंक है, और गवर्नमेंट थ्री की थिंक टैंक ने बहुत डिटेल रिपोर्ट की है, ये पिछले साल की रिपोर्ट है, और ये दर्शा रहे हैं कि इन कारणों से, जिन कारण मैंने आपने बताया, जो क्रूड ऑयल भारत में प्रोड्यूस होता है और जो बाहर से हम लाते हैं, भारत में उसका 1/8वां हिस्सा प्रोड्यूस होता है। जितना हम बाहर से प्रोड्यूस करते हैं, तो अगर हम भारत में 10 प्रोड्यूस करते हैं, बाहर से हम 80 इंपोर्ट करते हैं। और जो 10 हम भारत में प्रोड्यूस करते हैं, उसका टैक्स, उस पे जो टैक्स है वो उस 80 से डबल है। बाहर से हम 8 गुना इंपोर्ट करते हैं, पर उसका टैक्स आधा है जितना भारत का जो 10% है वो पे करता है। और लोग इस पे, ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन की रिपोर्ट है, उस पर डिटेल में जाके आपको सारे डिटेल्स मिल जाए। ये आपको दर्शा रहा है कि ONGC, ऑयल इंडिया और प्राइवेट सेक्टर की कंपनीज भी, जहां तक ऑयल एक्सप्लोरेशन का सवाल है, उनको लोकली डिसइंसेंटिवाइज किया जा रहा है। अगर आप उनको इंसेंटिवाइज करेंगे, तो यहां भारत की धरती से ही जो रिजर्व्स हैं, हमारे रिजर्व जैसे मैंने आपको बताया 40% हैं, हमारे जो रिक्वायरमेंट्स हैं उसके 40% हैं। हमें बाहर से रिजर्व लाने की इतनी आवश्यकता नहीं है, पर आप उनको डिसइंसेंटिवाइज कर रहे हैं, नंबर 1। नंबर 2, इस पे एक्साइज ड्यूटी, जो कि आपकी जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज है, या उस पे GST लगता है, वो अलग। ONGC ने सुप्रीम कोर्ट में केस फाइल किया हुआ गवर्नमेंट के अगेंस्ट GST पे। तो बात यह है कि इतना टैक्स करती है गवर्नमेंट ऑयल को, भारतीय ऑयल को इतना टैक्स करती है, पहले प्रोडक्शन पे टैक्स करती है, फिर GST लगाती है, और फिर ऑब्वियसली जो कंपनीज हैं, दोनों कंपनीज जो डिस्ट्रीब्यूशन करती हैं और जो प्रोडक्शन करती हैं, दोनों पब्लिक सेक्टर कंपनीज हैं, फिर उन पे कॉर्पोरेशन टैक्स लगता है, और जो डिविडेंड आता है वो भी गवर्नमेंट को जाता है। और सबसे बड़ी बात है, जैसे शिल्पी जी ने दर्शाया, जो हम पे टैक्स लगता है, भारत के अंदर टैक्स लगता है, वो करीबन 16 गुना है जो बाहर लगता है, 16 गुना। बहुत बड़ा अमाउंट है ये। और दूसरी बात जो मैंने दर्शाई, कि अगर आप नेचुरल गैस की प्रोडक्शन में आते हैं, और ऑयल और नेचुरल गैस एक ही
एक ही ऑयल वेल में मिल जाते हैं। जो नेचुरल गैस पे प्राइसिंग है वो भारतीय प्राइवेट सेक्टर कंपनीज को एडवांटेज है, क्योंकि जो पब्लिक सेक्टर कंपनीज है उस पे $6.5 की कैप है। तो अगर आप इसको दोनों को परिप्रेक्ष्य में देखेंगे, आप देखेंगे कि यहाँ कुछ बहुत बड़ी चीज हो रही है। एक तो एक स्ट्रेटेजिक चीज हो रही है, जैसे शिल्पी जी ने बताया कि क्या कोई भारत की डोमेस्टिक ऑयल एक्सप्लोरेशन इंडस्ट्री को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश कर रहा है, या डिस्ट्रॉय तो नहीं कर रहा क्योंकि प्रोडक्शन हो रही है, पर उसको आगे नहीं बढ़ने दिया जाए, भारत को एनर्जी सेल्फ सफिशिएंट ना बनने दिया जाए। अगर आप 40% तक अपनी एनर्जी सेल्फ सफिशिएंट बन गए तो आपको बाहर से इंटरनेशनल मार्केट में पहले 4 देशों को छोड़ दीजिए, कोई भी देश आप कभी भी छोड़ सकते हैं। वैसे भी हम कतर से इतना ऑयल नहीं लेते, कतर से हमारा जो हम लेते हैं करीबन 1 या 2% ऑफ आवर टोटल रिक्वायरमेंट है। हम अपने आप अपने पांव पे खुद कुल्हाड़ी क्यों मार रहे हैं? हम अपनी सेल्फ सफिशिएंसी पे, अपनी ऑयल सेल्फ सफिशिएंसी पे, एनर्जी सेल्फ सफिशिएंट पे क्यों कुल्हाड़ी मार रहे हैं? और ये कुल्हाड़ी 2016 अक्षय जी, इस पे एक किताब है, बहुत पहले 2015-16 में आई है, और आर्थिक जर्नलिस्ट हैं, मेरे बड़े अच्छे मित्र हैं, लॉबिंग करके किताब आई थी, ये ब्लूम्सबरी से आई थी, लॉबिंग। तो ऑयल की जो लॉबिंग है, तो अमेरिका को आप जानते हैं, अमेरिका नंबर 1 ऑयल उत्पादक या रिजर्व रखने वाला हो चुका है। अमेरिकी पूरी कंपनी और पूरा जो लॉबी दलाल लॉबी है, वो किस तरह भारत के ऑयल फील्ड को बर्बाद करती है, मिलकर बर्बाद करती है और सरकार से मिलकर करती है, उस पे पूरा रिपोर्ट है। और इसमें जो केजी बेसिन जो आंध्रा का था, वो ऑयल ब्लॉक कैसे बर्बाद किए गए, उसकी पूरी स्टोरी है। हाँ, केजी वो उसकी पूरी स्टोरी है कि ऑयल ब्लॉक और ओएनजीसी के ऑयल ब्लॉक कैसे बर्बाद किए गए, जिससे तेल ना निकले, और कैसे लॉबिंग की गई। तो ये पूरा असल में अमेरिका और अरब भारत के पैसे से पल रहे हैं, ये साफ दिख रहा है तेल के मामले में। और वो भारत अपने पांव पे ना खड़ा हो, इसके लिए पूरी ब्यूरोक्रेसी, पूरा दलाल तंत्र और पूरा सरकार का तंत्र मिलकर काम करता है। तो बहुत अच्छी किताब है, अंग्रेजी में है, लॉबिंग करके, और बहुत अच्छे जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने लिखी है इसको, और मित्र है मेरे। तो वो पूरा अगर उपलब्ध होगी तो आप लोग उसको जरूर लीजिए। उसका हिंदी वर्जन मैंने सोचा था लाऊंगा, हिंदी में अनुवाद भी हुआ था, लेकिन फिर कॉस्ट इफेक्ट आ गया बहुत सारा, तो फिर मैंने छोड़ दिया। तो वो सबको समझाती है कि ऑयल फील्ड में जो अक्षय जी कह रहे हैं कि हम आत्मनिर्भर हो सकते हैं, पर हमें नहीं होने दिया जा रहा है। उसमें विदेश, फिर भारत की ब्यूरोक्रेसी और भारत का पॉलिटिकल तंत्र, तीनों मिलकर काम करता है। हाँ, और तो ये तभी संभव है जब हम ऐसे देखें कि हम एक कठपुतली हैं और हमें ऊपर से ऐसे 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 कोई और नचाता है। जैसे जब ईस्ट इंडिया कंपनी, जैसे जब ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने पांव पसारे, तो लॉर्ड डलहौजी कभी झांसी एस्टेट, कभी अवध एम्पायर, कभी आरकट के नवाब या कभी निजाम को हथिया लेता था, अपना एक गवर्नर वहां बैठाता था और वो सारी पॉलिसी को फिर निर्धारण करता था। तो वही चीज ऐसा लग रहा है, मैं इस बारे में विश्वस्त हूं कि आज भी वही हो रहा है पीछे से। इसका और कोई कारण नहीं हो सकता है। बिल्कुल, क्योंकि 2016 में ये आया है ना, जो अच्छा, आज ही राहुल गांधी का भी एक बयान है, बेल्जियम में किसी ने उनसे पूछा रूस यूक्रेन युद्ध पे, तो उसने साफ कहा कि इसमें पक्ष और विपक्ष भारत का दोनों एक ही तरह से सोचते हैं कि कौन रूस के साथ है और कौन, मतलब पक्ष और विपक्ष दोनों यूक्रेन के साथ खड़े हैं, रूस और यूक्रेन युद्ध में। अब यूक्रेन के साथ खड़ा होगा कौन? जो कि उसी एक तंत्र का एक हिस्सा होगा, अमेरिका का जो दलाल होगा, सीधी बात।